Smart and legal guidance. Download the application now. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हमारा जो ये नया बैच स्टार्ट हुआ है ये फैमिली लॉ के रिगार्डिंग है। इसके अंदर हम अपना हिंदू लॉ पूरा का पूरा कवर अप करेंगे, फैमिली और मुस्लिम लॉ अपना पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। इसके अंदर फायदेमंद चीज क्या होगी, जो भी एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब भले ही वो अपना जुडिशियल एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, जेएलओ का एग्जाम हो या एनी अदर एग्जाम होगा हमारा जिसमें हमारा फैमिली लॉ एज अ सब्जेक्ट के सिलेबस में आता है, तो वो चीज हम अपना कवर अप करेंगे। और इसके अंदर आपको डिटेल्ड एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। हर एमसीक्यू के हर मेंस के क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में बैठते हैं, जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को ये आंसर तो आना चाहिए, हम तो वो भी पढ़ेंगे। जजमेंट्स के साथ साथ अपना जो डाउट क्रिएट होता है कि कानून कुछ और कह रहा है, कस्टम हमारा कुछ और कह रहा है, उसके बीच का जो रास्ता है, कोर्ट का क्या मानना है पर्टिकुलर व्यू के रिगार्डिंग, वो भी हम चीज को कवर अप करेंगे। आपको कॉलेजेस में या अदर एनी अदर टीचर के द्वारा जो भी चीज पढ़ाई गई होगी, मैं जो आपको चीज पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चीज समझ में आएगी। तो जितने भी लोग क्लास में जुड़े होंगे ना, तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है, पूरी क्लास अटेंड जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात आपको पता होगा, फैमिली लॉ हमारा जो है दो पोर्शन में डिवाइड होता है। फैमिली लॉ जो है हमारा दो पोर्शन में डिवाइड होता है। फैमिली लॉ को हम दो पोर्शन के अंदर बांटते हैं। एक हमारा आता है हिंदू लॉ, एक हमारा आता है मुस्लिम लॉ। एक हमारा आता है हिंदू लॉ और दूसरा आता है हमारा मुस्लिम लॉ। आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक नोट्स की फाइल भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करवा के रखी हुई है, जिससे कि आप एक्नॉलेज कर पाओगे कि हमारे को नोट्स कैसे कैसे तरह के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, हमारे को नोट्स कैसे कैसे तरह के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के नाम से हमारा जो दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा मेजरली जो मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर हमारा आता है, हरियाणा के अंदर आता है और भी अदर स्टेट्स में आता है। जो मेन जो अपने ये जो एग्जाम्स हैं इन स्टेट्स का जो हर कोई बच्चा टारगेट करता है, देखो उड़ीसा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, गुजरात के अंदर, केरला के अंदर हर कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाता। क्यों? वहां पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। वहां पे केवल वही बच्चा अपना टारगेट दे पाएगा जिसको तमिलनाडु के अंदर जो तमिल लैंग्वेज है वो आती है, गुजरात के अंदर गुजराती आनी जरूरी है, केरला के अंदर अपनी केरला कन्नड़ भाषा आना जरूरी है, उड़ीसा के अंदर उड़िया आना जरूरी है। तो हम जैसे लोग तो जा नहीं सकते, लेकिन वहां पे बच्चों का जो टारगेट है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है कंपटीशन के अगर हम बेसिस पे बात करते हैं तो ये बात भी हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए और अपना टारगेट सेट करना चाहिए। यार ये वाली स्टेट मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेरे को गुजराती आती है और मैं गुजरात के अंदर पेपर दे सकता हूं, मेरे पे कंपटीशन भी कम मिलेगा और मैं अपना एग्जाम्स की तैयारी कर पाऊंगा। और कंपटीशन एज पर दिल्ली, एज पर हरियाणा, एज पर राजस्थान, एज पर पंजाब, बिहार और भी अदर स्टेट जो हमारी आती हैं, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का एग्जाम आने वाला है, याद रखिएगा सभी लोग। हिमाचल प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड का पेपर आने वाला है। तो आप लोग जो भी लोग अपना टारगेट कर रहे हो तो अपना सेट करके रखिए, एग्जाम कभी भी नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है। तो आपको इस चीज की तैयारी करनी पड़ती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, मैं ना जिस स्टेट की तैयारी कर रहा हूं वहां पे फैमिली लॉ एज अ सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, वहां पे वो सिलेबस में आता ही नहीं है, तो मैं फैमिली लॉ पढ़कर क्या करूंगा? देखो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है जो आप लोगों के दिमाग में मिथ क्रिएट करके होता है। मान लेते हैं आपने जुडिशियल का एग्जाम क्रैक कर लिया, आप क्या बनोगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनोगे या आप एमएम बनोगे, ठीक है। तब ऐसे केस के अंदर जब आप जज की चेयर पे बैठोगे ना भाई, आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पहले दिन से या हफ्ते भर के बाद से डील करने को मिलेंगे। अब आप वहां पे बोलते रहना भाई साहब हमारे को आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स क्यों दे रहे हो, हमने तो अपने जुडिशियल एग्जाम्स में फैमिली लॉ तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बिहार के अंदर हमारा आईपीसी पूछता नहीं है, बिहार के अंदर आईपीसी ना तो प्रीलिम्स में पूछता है ना ही मेंस में पूछता है। अब तुम खुद बताओ, जज की चेयर पे कोई व्यक्ति बैठा होगा और उसे आईपीसी नहीं आता होगा, तो क्या ये सही बात होगी या नहीं होगी? मतलब एक अब लेवल सोचो कि कोई व्यक्ति जज की चेयर पे बैठा हुआ है और उसे कानून के बारे में, पीनल प्रोविजंस के बारे में, सब्सटेंटिव ऑफेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जज अच्छा बना रहेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है निकालेंगे नहीं, टर्मिनेट नहीं करेंगे? आप खुद बताओ। ऐसे ही फैमिली लॉ का है, ये जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में फैमिली लॉ आता है या नहीं आता है, आपको फैमिली लॉ को थोड़े बेसिस में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं ना, केवल हायर कोर्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक स्टेट के अंदर लगभग हाई कोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, एक स्टेट नहीं 3-4 स्टेट का कंपैरिजन करेंगे, 10 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी डील करने के लिए। 10 लाख से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स के अंदर डील करने के लिए फैमिली लॉ को पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि ये जब भी डील हो पाएंगे जब हमारे को अच्छे से फैमिली लॉ हमने पढ़ा होगा। और नए नए चेंजेस आते रहते हैं कानून के अंदर और नए नए रूल्स निकाले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रेसिडेंट्स आती रहती हैं
जो हमारे को साथ साथ पढ़नी पड़ती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं देखो आपको क्लियर बोलूंगा, आपको एग्जाम के अंदर लेटेस्ट जजमेंट इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। याद रखना मेरी बात को। आपको पहली बात, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी करने का एक सिंपल फंडा है। पहला, जो बेरक के अंदर कानून लिखा हुआ है इसको तुम्हें आना चाहिए। दूसरा, बेरक के अंदर जो कमांड बता रखी है कि आपको सोचने पे जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है बेरक के हिसाब से, वो आपको आना चाहिए। आप अपना दिमाग साइड रखो, आप अपनी कॉमन सेंस साइड रखोगे कानून पढ़ते दौरान। कानून में सेक्शन 3 या सेक्शन 4, सेक्शन 11 जो भी बात है, जो बात उसमें बता रखी है, आपको वो कमांड के बेसिस पे आनी चाहिए। तीसरी बात, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा रिवीजन उतनी ज्यादा आपका कंपटीशन जो है घट जाएगा। याद रखना, देखो कानून तो आप भी पढ़ के जाओगे, मैं भी पढ़ के जाऊंगा, कानून तो आप भी पढ़ के जाओगे, मैं भी पढ़ के जाऊंगा, पेपर निकालना आपको भी है, मुझे भी है। तो ऐसे केस में तैयारी उस लेवल तैयारी के लिए बेरक जो है आप भी पढ़ के जाओगे, मैं भी पढ़ के जाऊंगा, लेकिन आप पर मेरा कंपटीशन जो है घटेगा कब? हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति रेस से बाहर कब होगा? वो जब होगा जब आपके द्वारा रिवीजन या तो कम करी गई हो या मेरे द्वारा रिवीजन कम करी गई हो। क्यों? रिवीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो सबको आता होगा, लेकिन क्या होता है, एग्जामिनर ना कभी कभी हमारे साथ गेम खेलता है। हमारे साथ गेम क्या खेलता है? अच्छा बताना सेक्शन नंबर 7 तो सबने पढ़ के आए हैं, पर एग्जामिनर ये बात जानता है, आपसे पूछेगा सेक्शन नंबर 7 का क्लॉज 2 बताइए, सेक्शन नंबर 7 का क्लॉज 2 बताइए। अब ऐसे केस में रिवीजन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप लोगों ने रिवीजन बहुत अच्छी करके गए हो, तो आपको रटा हुआ है, अरे सेक्शन नंबर 7 के क्लॉज 2 में तो एक्स 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 ये बातें लिखी हुई हैं, एक्स वाई जेड के बारे में, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया, यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं तो सेक्शन 7 की हेडिंग अच्छे से याद आ रही है, उसके नीचे के कंटेंट्स में याद नहीं आ रहे, हालांकि मैं 10 बार पढ़ के गया हूं, बट वो रिवीजन नहीं करके गया, रिवीजन नहीं करके गया। इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन के लिए गेम से आउट हो जाऊंगा। अब ऐसी गलती अगर मैंने 10 क्वेश्चन में कर दी तो आपका और मेरा कंपटीशन घट गया, आप आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यही गेम होती है बस जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, यही हमारी गेम होती है। कितने लोग एग्री करते हैं एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ। और बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस भी होते हैं जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, और बहुत सारे लोग अपना चीजों पे अपना अनुमान भी लगाते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो गलतियों से सीखते भी हैं। ठीक है, तो एक बात को याद रखिएगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहली बात, हमारा फैमिली लॉ के अंदर हमें सबसे ज्यादा दिमाग किस पे लगाना होता है? एक तो मैरिज के कंसेप्ट पे, एक डिवोर्स के कंसेप्ट पे, एक हमारा गार्जियनशिप के कंसेप्ट पे, एक हमारा मेंटेनेंस के कंसेप्ट पे, मेंटेनेंस के कंसेप्ट पे। ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में, और अभी भी। ठीक है, एक एडॉप्शन का कंसेप्ट के ऊपर, फाइनली सक्सेशन का टॉपिक आता है, फाइनली सक्सेशन का टॉपिक आता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे, मैरिज, डिवोर्स, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन। आप याद रखिएगा, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, एक बारी पीवाईक्यू चेक कर लेना, या अपने एनवायरमेंट में जहां आप रहते होंगे अपने फैमिली वगैरह से, आप ये बात एक बारी चेक कर लेना। अभी तक जीवन में सभी लोगों को इन क्वेश्चंस पे ही डाउट रहते हैं कि अच्छा बेटा वकील हो, अच्छा बताना बेटा मेरी डीड चेक करना एक बारी, बेटा मेरी विल चेक करना, मेरी विल को रजिस्टर कराना है नहीं कराना, अच्छा बेटा मेरे को अडॉप्ट करना है किसी बच्चे को, क्या रूल्स हैं, कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छा बेटा मेंटेनेंस के ग्राउंड्स बताना, अच्छा बेटा मेरी शादी हो चुकी है तो क्या मेरे को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस कब तक देना पड़ेगा, अच्छा मेरी शादी नहीं हुई है, क्या जो मेरी फीमेल पार्टनर है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्या एक मैरिड हस्बैंड अपनी वर्किंग वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, क्या वर्किंग वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्या वाइफ जो है दूसरी स्टेट में काम करती है, दूसरी स्टेट में जज है, और हस्बैंड जो है दूसरी स्टेट में जज है, मैजिस्ट्रेट है, तो क्या यहाँ पे एक डिवोर्स का ग्राउंड क्रिएट हो सकता है? क्या वाइफ क्या वाइफ यहाँ पे डिवोर्स मांग सकती है? समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में परेशानी देंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान लाइफ टाइम करेंगे। आप जितना मर्जी बोलते रहो, अरे मेरे को तो फैमिली लॉ की जरूरत नहीं है, मेरा तो दिमाग ही काफी है, मेरी तो कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, बट सॉरी जेंटलमैन, आप गलत होंगे, आप इस चीज के लिए गलत होंगे। आपको एक एक चीज का कोर एरिया पता होना चाहिए। आप एक वकील हो, या आप एक लॉ स्टूडेंट हो, या आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो, सोसाइटी की आप लोगों से एक्सपेक्टेशन होगी कि एक ये वकील है, इससे मैं पूछूंगा तो ये मेरे को सही जानकारी देगा। तो प्लीज इस चीज को आप कभी भी ट्रस्ट को तोड़िएगा मत। अपने आपसे पूछिएगा कि भाई कानून में ढंग से पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। अगर नहीं पढ़ रहा हूं तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत नहीं करोगे, 2-3 साल बाद आपको वो रिग्रेट होगा। याद रखना कि काश उस टाइम पे मैं कानून पढ़ लेता,
कि मेरे सीनियर मेरे को ये छोटी छोटी बातों पे डांट रहे हैं कि तुम्हारे को मैरिज के सेक्शन नहीं पता, डिवोर्स के सेक्शन नहीं पता, ग्रेजुएशन का तुम्हारे को रूल नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आज पढ़ाई कर लो, आपके 10 साल बहुत बेहतर जाएंगे, आपके लाइफ टाइम में आपको परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, आज कानून मेहनत से पढ़ लोगे, आज अपने ऊपर ध्यान दे लोगे, आज से 2-3 साल बाद आपको एनालाइज होगा कि जब आप एक अच्छी चेयर पे बैठे होंगे ना, पोस्ट पे, या तो मैजिस्ट्रेट की चेयर हो सकती है, एडीए की हो सकती है, पीपी की हो सकती है, एपीपी की हो सकती है, एडीजे की हो सकती है, या फिर एक अच्छे वकालत करने के बाद एक अच्छे एडवोकेट की हो सकती है। याद रखना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, उस टाइम पे मैंने कानून पढ़ लिया था, उस उम्र में कानून पढ़ लिया था, उस टाइम पे मैंने अपने ऊपर वर्क करा था, आज मैं उसका फल पा रहा हूं। अब खुद भी सोचना, मेरी बात पे भरोसा मत करो, किसी सीनियर के पास चले जाना इंटर्नशिप करने के लिए, वो आपको बस अपना एज अ हेल्पर के रूप में रखेगा, वो आपको एज अ हेल्पर के रूप में रखेगा अपने, कभी वो सिखाएगा नहीं। वकालत के अंदर हमेशा ये होता है, मैं खुद सीखना होता है। कैसे? कानून पढ़ के। जितना ज्यादा कानून पढ़ोगे ना, आप मेरी बात पर भरोसा रखिएगा, ये जो टॉपिक्स है अगर आपने पढ़ लिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आएगा, मान लेते हैं 125 के ऊपर आ गया, ठीक है, या डिवोर्स के ऊपर आ गया, कुछ भी ऑर्डर आ गया, तो आप जजमेंट की कॉपी इतनी बेहतर तरीके से पढ़ सकोगे। क्यों? क्योंकि आपको रीजनिंग ऑलरेडी पता होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुद्दा रेज करके क्या जजमेंट दिया, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत हाई लेवल की चली जाएगी। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स के मुद्दे के ऊपर जो जजमेंट दिया है, कानून हमारा सेक्शन 13 के हिसाब से ये कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे इंटरप्रिटेशन करी है। क्रुएल्टी क्यों बोला, क्रुएल्टी किस के आधार पे ग्राउंड बनाते हुए डिवोर्स क्यों नहीं ग्रांट करा या क्यों किया, ये जब आपको तब समझ में आएगी। समझ रहे मेरी बात? तो आज आप पढ़ाई कर लोगे तो आपको आगे चल के वो बहुत ज्यादा फायदेमंद देगी, भले वो एग्जाम्स में होगा, भले वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में होगा। और बहुत सारे लोग तो अपने लीगल एडवाइजर के एक अपना ऑफिस खोल लेते हैं, वहीं पे लीगल एडवाइस करके इतने सारे पैसे कमाते हैं। समझ, कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। तो बट ये बात होती है स्किल्स की, तो जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना स्किल्स आपका जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको? मैं थोड़ी सी बोरिंग, मैं आपको थोड़ा सा बोर भी करता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बोर भी करता हूं, बोर इन द सेंस मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में डोज देता रहता हूं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज पढ़ाई करोगे कल अच्छा होगा, याद रखना। आज सोते रह गए ना, समझ लेना आपको कल कोई पूछने वाला नहीं है। जितने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, आप कभी भी उनकी बैकग्राउंड चेक करना, जितने जजेस हैं उनका एक बार बैकग्राउंड से बात करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा एक अच्छी खासी बन जाती है। पढ़ाई को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं, तो आपको भी यही करना है। बाकी का ज्ञान बाद में देऊंगा मैं, ठीक है, बाकी का ज्ञान मैं आपको बाद में देऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। जैसे आपको पता होगा कि मेंटेनेंस का मुद्दा होता है, मेंटेनेंस का, ठीक है, एक छोटा सा डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको वो डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सेक्शन नंबर 18 आपने पढ़ा है, सेक्शन नंबर 18 हमने पढ़ा है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको हम हामा बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं बता दूंगा एक चीज, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और एक हमारा मेंटेनेंस भाई सेक्शन 125 में भी आता है, एक हमारा मेंटेनेंस सेक्शन 125 में भी आता है सीआरपीसी में, ठीक है भाई। यहां पे भी मेंटेनेंस, यहां पे भी मेंटेनेंस, वाइफ जो है क्लेम कर सकती है, वाइफ जो है मेंटेनेंस अपना हामा में भी कर सकती है, 125 ऑफ द सीआरपीसी में। ये बस इंट्रोडक्शन ओवरव्यू क्लास है, अभी थोड़ी मैं वो 5-10 मिनट और दीजिएगा, फिर मैं आपको बेसिक से चालू कर दूंगा कहानी को, ठीक है। बेसिक से कहानी आपकी मैं शुरू कर दूंगा। सभी लोगों को समझ में आ रही है चीजें? बताओ चैट बॉक्स के अंदर एक बार बताओ, सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही है और स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है जी, हाँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप माइक ऑन करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। आपके पास नीचे हेलो का निशान आ रहा है, हाथ का निशान आ रहा है, मैं देख लेता हूं मेरे मोबाइल में आ रहा है ना, हाँ भाई हाथ का निशान तो आ रहा है, ठीक है, हाथ का निशान तो आ रहा है भाई यहाँ पे, तो आप हाथ का निशान दबा देना, उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, और माइक की वजह से आप वर्बली मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यहाँ पे हिंदू लिख दिया, तो भाई यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, अगर हिंदू महिला होगी तो क्लेम करेगी, केवल वो हिंदू महिला होगी तो वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी। हाँ जी, डीजे आप कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ कहना चाहते हो? चलो, अंकित तिवारी ने अपना एक पॉइंट बताया कि सर सेक्शन नंबर 18 में हामा में इज ओनली फॉर हिंदू, और सेक्शन नंबर 125 वो सेकुलर इन नेचर होता है। अंकित तिवारी के लिए क्लैप करो सभी लोग, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ठीक है। बट इन्होंने अपनी जगह पे सही जवाब दिया। अब पहला क्वेश्चन मेरा दिमाग में आता है कि भाई अगर मैं महिला हूंगा तो मेरे को अगर मेंटेनेंस क्लेम करना होगा सेक्शन नंबर 18 में,
तो एप्लीकेशन में कहां लगाऊंगा? वकील से मैं पहले यही बात पूछूंगा, वकील साहब सेक्शन नंबर 18 हामा की एप्लीकेशन लगानी है तो कौन सी कोर्ट में लगेगी? बताओ कौन सी कोर्ट में लगेगी? आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन लगती है हमारी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ये जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू। आप ये बस सोचना कि अरे सर तो ऐसे पढ़ाते हैं, नहीं भाई सर ऐसे नहीं पढ़ाते, सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट उसके लिए 5-10 मिनट मेरे को दीजिएगा। जस्ट आई एम गिविंग एन ओवरव्यू, आपके दिमाग में मैं थोड़ी बातें खोल रहा हूं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगी। ठीक, नहीं अंकित तिवारी भाई, डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगती है ये। ठीक है, फैमिली कोर्ट की आप जो बात कर रहे हो वो भी अपनी जगह ठीक है, वो अदर एरियाज की बात होती है। और सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कहां लगती है? जल्दी जल्दी अपना लॉयर का दिमाग चालू करिए। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन अगर किसी महिला को या पेरेंट्स को या बच्चों को लगानी होती है तो वो कहां लगाएंगे? कौन सी कोर्ट में लगाएंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो आपसे एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 18 हामा और 125 सीआरपीसी के अंदर अंतर बताइए। अब उस टाइम पे हमें पता ही नहीं होता, हम तो बस एक ही बात याद करके जाते हैं, 18 के अंदर बस हिंदू और ये सेकुलर इन नेचर, बस बात खत्म। क्या यही डिफरेंस है? नहीं, जजिस का भी डिफरेंस है। ठीक है, जजिस का भी अपना डिफरेंस होता है। सेकंड थिंग, यहां पे केवल और केवल मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकती है? हिंदू वाइफ। और यहां पे वर्ड क्या यूज करा है? हिंदू वाइफ, वाइफ वर्ड यूज करा है। कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है वगैरह वगैरह, क्या वो 18 में आएंगे? नहीं आएंगे भाई, सॉरी, वो 18 में नहीं आएंगे। अभी और भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके दिमाग में, सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर करूंगा। यहां पे सेक्शन नंबर 125 का सीआरपीसी के अंदर कौन? इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। ये भी बात मेरे दिमाग में क्लियर आ गई। और क्या डिफरेंस हो सकता है? और क्या डिफरेंस हो सकता है बताओ? एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि भाई यहां पे ना जो हिंदू वाइफ होती है उसके पास एब्सोल्यूट अधिकार है, उसके पास एब्सोल्यूट अधिकार होता है। हाँ है ना? बताओ, एब्सोल्यूट अधिकार मतलब भले हस्बैंड कमाता हो नहीं कमाता हो, कुछ भी करता हो कुछ ना करता हो, भाई उसको मेंटेनेंस चाहिए तो चाहिए, वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए तो चाहिए। तो यहां पे एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि यहां पे हिंदू वाइफ के पास, वाइफ हैज एब्सोल्यूट राइट, हिंदू वाइफ हैज एब्सोल्यूट राइट। किस चीज का? मेंटेनेंस का। किस चीज का? फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, फॉर मेंटेनेंस। एक बात आपको दिमाग में आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हस्बैंड के पास पैसे हैं, हस्बैंड के पास पैसे नहीं है। ये जो सेक्शन नंबर 18 हामा होता है ना, ये वाइफ को एब्सोल्यूट अधिकार देता है, एब्सोल्यूट। मतलब यहां पे आपने शादी रचाई है ना भाई हस्बैंड, तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो कैसे भी करो भाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन सर कैसे करेंगे? भाई हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ होगा, नहीं होगी तो वो भी देखा जाएगा कि कि हस्बैंड जानबूझ के तो घर पे खाली नहीं बैठा हुआ है, हस्बैंड सक्षम है काम धंधा करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तब भी वो अगर जानबूझ के हस्बैंड घर पे खाली बैठा हुआ है तब कोर्ट ऑर्डर करेगा, तब कोर्ट ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया। अब यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? सेक्शन 125 सीआरपीसी में इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन में बताओ, अगर हस्बैंड के पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस होता है, हस्बैंड हैज सफिशिएंट मींस, हस्बैंड हैज सफिशिएंट मींस, हस्बैंड के पास पैसे हैं, हस्बैंड के पास पैसे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? निगलेक्ट कर देता है। वो क्या कर देता है? निगलेक्ट कर देता है, निगलेक्ट हिज वाइफ, निगलेक्ट हिज वाइफ टू मेंटेन। तब यहां पे जो हस्बैंड हो जाता है वो बाउंड हो जाता है। कहने का मतलब ये है, हस्बैंड का पैसे पड़े हैं भाई, बंदा अच्छा कमा रहा है, वाइफ उससे पैसे मांग रही है कि मेरे को पैसे दे दीजिए घर चलाने के लिए, कुछ करने के लिए, मेरे को अपना सामान लाना है, अपनी दवाइयां चाहिए, ठीक है, अपने खर्चे हैं। हस्बैंड कह रहा है मैं तो नहीं देता। अब ऐसे केस में, इस सिचुएशन में वाइफ जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी धर्म की वाइफ हो, तो 125 सीआरपीसी के तहत हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है और वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, उस केस में यहां पे हस्बैंड बाउंड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये बस एक बेसिक ओवरव्यू था मेरा एक ये बेसिक ओवरव्यू था आप लोगों के लिए। ठीक है, सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गई ना बातें, चीजें क्लियर हो गई? तो आप बस यही चीज आपको डिफरेंस याद रखना होता है। तो आप अपनी लाइफ में किसी को बताओगे कि भाई सेक्शन नंबर 18 हामा और सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? पहला, वो हिंदू वाइफ, यहां पे
कोई भी वाइफ, ये जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तीसरा, यहां पे जो है वाइफ, हिंदू वाइफ का एब्सोल्यूट अधिकार होता है, यहां पे वाइफ का एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता एब्सोल्यूट अधिकार? क्योंकि हाँ, क्योंकि नहीं होता? क्योंकि यहां पे पहले हस्बैंड के पास पैसे होने चाहिए मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को, और हस्बैंड जो अपनी वाइफ को मेंटेन करने से मना कर रहा हो, ये बातें प्रूव करनी पड़ेगी वाइफ को, पेरेंट्स को, बच्चों को, तब जाके यहां पे कोर्ट 125 की एप्लीकेशन को आपकी अप्रूव करेगा। ठीक है जी? नहीं अंकित जी, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, पूरी सिक्योरिटी यहां पे लगी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर। ना आपका अकाउंट कभी कोई हैक कर सकता है, ना कोई आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और फाइल्स शेयर भी नहीं कर सकते हो, बस आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना, ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन के ऊपर लगाई गई है आपके लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही। ठीक है, चलो मुद्दे की बातें आती हैं। अब हम थोड़ा सा हिंदू लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा हिंदू लॉ जो है वो किस चीज से गवर्न होता है? बताओ, हमारा हिंदू लॉ जो है वो किस चीज से गवर्न होता है? हिंदू लॉ हमारा गवर्न होता है कस्टम से। हिंदू लॉ हमारा गवर्न होता है कस्टम से। हमारा हिंदू लॉ गवर्न होता है कस्टम से। ठीक है, अब जैसे कि क्रिमिनल लॉ किसी ने पढ़ा है? क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, जैसे कि आईपीसी पढ़ा होगा। आईपीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो आईपीसी है, क्या वो कस्टम से अपना गवर्न होता है? आईपीसी के अंदर बोला, अगर लिखा जाए, अच्छा बेटा तुम हिंदू हो, तुमने मर्डर करा तो तुम्हारे को 1 साल की सजा। अच्छा तुम दूसरे रिलीजन के हो, तुमने अगर मर्डर करा तुम्हारे को 1000 सालों की सजा। तो ऐसा होता है क्या? बताओ जरा, ऐसा नहीं होता ना। तो आईपीसी, हमारे जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ कस्टम से गवर्नड नहीं होते हैं, लेकिन हिंदू लॉ जो है वो कस्टम से बिलोंग हमारा करता है। आईपीसी के अंदर एक जनरल प्रोविजंस है, आईपीसी के अंदर हमारे एक जनरल प्रोविजंस है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के हो, आपने अगर मर्डर करा तो 302 के तहत या तो आपको लाइफ इंप्रिजमेंट मिलेगी या डेथ मिलेगी। ठीक है, ये अपना रूल सिंपल है। लेकिन हिंदू लॉ के अंदर पहले कस्टम देखे जाएंगे कि भाई अगर मान लेते हैं कि आपका कोई परदादा, दादा, परदादा का कोई कस्टम चला आ रहा है। ठीक है, कानून कहता है कि सॉरी, आप ऐसे शादी नहीं रचा सकते। कानून अगर ये कहता है कि आप कुछ भी तरह का, आप एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला के शादी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसमें, तो कानून तो, हिंदू लॉ तो ऐसी मान्यता देता नहीं है, लेकिन आपके पर दादा के द्वारा ये मुनीम चालू करी गई, कस्टम चालू करा गया, और वो चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो क्या वो कस्टम आज भी आपका लागू हो जाएगा? वो कस्टम आज भी, कानून, हिंदू लॉ झुक जाएगा आपके कस्टम के आगे? हिंदू लॉ ये मान सकता है कि अच्छा ठीक है भाई, हम आपकी शादी को मान्यता देते हैं, या आपके पर्टिकुलर इस कस्टम को मान्यता देते हैं, भले वो शादी का हो या कोई भी XYZ का आपके धर्म का कस्टम हो, तो क्या हिंदू लॉ झुक सकता है? आंसर इज यस। हिंदू लॉ यहां पे साफ एक्सेप्शन देता है कि भाई अगर आपको कोई कस्टम, कोई अलग तरह से आप अपना कस्टम फॉलो करते हो जो हिंदू लॉ में नहीं लिखा, जो हिंदू लॉ ने एक जनरल रूल के तौर पे मना करा हुआ है, लेकिन आपके कस्टम में वो चीज पालन करी जाती है, तो हिंदू लॉ कहता है कोई बात नहीं, आप वो पालन करते रहो। आप कोर्ट के अंदर वो कस्टम को क्या कर दो? प्रूव करो। आप कोर्ट के अंदर अपने कस्टम को पहले प्रूव कर दो, फिर हम आपके कस्टम को वैलिड मान लेंगे, फिर हम आपके कस्टम को वैलिड मान लेंगे। बस ये छोटा सा पॉइंट है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? ठीक है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ पहले तो मुझे। कि इससे हमारे को एक बात सीखने को मिली कि हिंदू लॉ के अंदर जो हमारे रूल्स गवर्न है वो ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन एक है। इसकी एक्सेप्शन है क्या हुई? कस्टम्स। एक्सेप्शन क्या हुई? कस्टम। अगर मेरे को कोर्ट में, मैंने अपने कस्टम को प्रूव कर दिया, कोर्ट ने मेरे कस्टम को मान लिया कि हाँ, आपके पर दादा के द्वारा एक लंबी तरीके से चेन फॉलो कर, कि पर दादा ने, फिर परदादा ने, फिर दादा ने, फिर पापा ने, फिर आपने, फिर आपके बच्चों ने इस एक तौर तरीके को, कस्टम को पालन करते आ रहे हो, तो कोर्ट भी कहेगा, कोर्ट भी झुक जाएगा, ठीक है भाई, हम आपके कस्टम को मानते हैं, बहुत बढ़िया कस्टम है आपका, कोई बात नहीं, हिंदू लॉ की बात को हम नहीं मानते, आपके कस्टम को मानते हैं, आपको जैसे अपना चलन चलाना है आप चलाते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक और बात, अब आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो आएगा नहीं, ये तो बच्चों वाला सवाल है, बट स्टिल यार, हमारा जो हिंदू लॉ है वो क्या है? कोडिफाइड है नहीं है? हाँ भैया, हिंदू लॉ हमारा कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब ये होता है कि इसको सेक्शंस के अंदर लिखा गया है, लेजिस्लेचर के अंदर
अपना प्रेजेंट करा गया था, फिर पास करा गया था, फिर एक प्रॉपरली कानून बना के रखा हुआ है कि इस सेक्शन के तहत आप ऐसा कर सकते हो, इस सेक्शन के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सेक्शन मेंटेनेंस का है, ये सेक्शन मैरिज का है, ये सेक्शन डिवोर्स का है, ये सेक्शन जुडिशियल सेपरेशन का है, और ये सेक्शन वॉइड मैरिज है, ये सेक्शन वॉइडेबल मैरिज है। समझ मेरी बात? ऐसा पूरा प्रॉपर तरीके से बताया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम लॉ की बात करूं, अगर मैं मुस्लिम लॉ की बात करूं तो क्या वो भी कोडिफाइड है? भाई मैं बोलूंगा नहीं, वो कोडिफाइड नहीं है, वो कोडिफाइड नहीं है। लेकिन 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 आपके दिमाग में आ रहा होगा एकदम, अरे सर आप तो क्या बात कर रहे हो, हमने तो पढ़ा है, हमने तो मुस्लिम लॉ के कानून भी पढ़े हैं। हाँ जी भाई, मैंने भी पढ़े हैं, ठीक है। तो याद रखना, मुस्लिम जो है ना वो अपना फॉलो करते हैं कस्टमरी प्रैक्टिस। एक अपनी मुस्लिम लॉ जो है ना अपना, मतलब उनके जो साहब थे, उनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, उनके द्वारा जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराई गई थी, वो वही चलन अपना चलाते आ रहे हैं। जैसे भी मैंने कहा था ना आपको, कस्टम के अंदर कस्टम कहीं आपका डिफाइन होगा? नहीं होगा ना भाई, वो तो आपका पुराना सदियों से चला आ रहा होगा। ऐसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिसेस होती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, वैसा कस्टम के रूप में से वो फॉलो अप करते हैं, ठीक है। वो उनका धर्म है, वो उनकी मान्यता है, हम कौन होते हैं उनके मान्यता के ऊपर रोक लगाने वाले? उनको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर एक अपना कस्टमरी प्रैक्टिस होती है, जहां पे एक मुस्लिम मेल पर्सन, एक मुस्लिम मेल पर्सन वो 4 बारी शादी कर सकता है, वो 4 बारी शादी कर सकता है, वो 4 वाइफ्स एट द सेम टाइम रख सकता है। इसके पीछे भी हिस्ट्री अपनी, हम जब कभी टाइम मिलेगा हम इसके बारे में करेंगे। एग्जाम में हिस्ट्री पूछी नहीं जाती, बस याद रखना मेरी बात, ठीक है। और हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर भी ना कोडिफाइड एक्ट्स हैं, हालांकि आपको ओवरव्यू दिया जाएगा सब एक एक चीज का, जैसे कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट 1939। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको कानून पढ़ना कैसे है? पहले लॉ पढ़ना होता है, ठीक है, पहले बेरक पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर उन बेरक के ऊपर कोई जजमेंट आया हुआ है क्या, वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जजमेंट आपने पढ़ लिया, अगर मान लेते हैं कि कोई अमेंडमेंट्स आई हैं या कोई अपडेट्स आई हैं, बस ये एक प्रोसेस होता है अपना पढ़ाई करने का। मैं अगर फैमिली लॉ की बात करूं, फैमिली लॉ का ये प्रोसेस है, ये लिख लो पहले, लॉ, जजमेंट, फिर अमेंडमेंट। ये 3 चीजें आपने अगर पढ़ ली, आपको कोई हरा नहीं सकता। दम होना चाहिए भाई, देखो हर चीज का करने के लिए। अब आप अपना पढ़ाई करने आए हो तो दम होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ाई करने आ गए, कल नहीं आए, परसों आ गए तो उसके अगले दिन नहीं आए, तो कोई बात नहीं, दुनिया बड़ी है। आपकी चेयर जो मिलने वाली थी आपको, वो कोई किसी और को मिल जाएगी। अगर आप ये बात चाहते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। तो पढ़ाई डेली बेसिस पे करनी है, कभी भी एक दिन भी हमारे को स्किप नहीं करना है। जैसे खाना खाना, नहाना, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, मूवी देखना हम छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। ऐसी पढ़ाई नहीं छोड़नी यार, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आपके कैरियर की बात है, ठीक है। चलो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ओरली बता देता हूं, लिख के बताने की बजाय। हमें हिंदू लॉ पढ़ना क्या होता है? देखो, हिंदू लॉ हमने इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा हमारे कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। आप मेरी बात पे भरोसा करके एक बारी कोर्ट जाके देख लेना, फैमिली कोर्ट में एक बारी जाके देख लेना कि डिवोर्स केसेस कितने ज्यादा क्वांटिटी में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस वजह से हम हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, मैरिज वैलिड कैसे है, कैसे नहीं है, मैरिज वैलिड कैसे है, कैसे नहीं है, ये चीज जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है। शादी वैलिड है नहीं है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। आपको बहुत सारी मैं ऐसे चीजें बताऊंगा जो आपके दिमाग में पहले कभी लाइफ में थी भी नहीं, लेकिन जब मैं आपको चीजें बताऊंगा, जब आपका दिमाग खुलने लगेगा, धीरे धीरे खुलने लगेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि शादी 4 दीवारी में शादी रचा ली, ठीक है, एक लड़का लड़की ने वरमाला डाल ली, एक दूसरे को वरमाला डाल दी, तो क्या शादी मानी जाएगी? शादी माने जाएगी क्या? ठीक है, वैलिड शादी, मतलब वैलिड शादी मानी जाएगी। पहली बात, अगर इन दोनों के बीच में बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आपको शादी के बारे में पता होना चाहिए ना, आए ना, ठीक है, इसलिए हमें हिंदू लॉ पढ़ना जरूरी है। एडॉप्शन कैसे होता है, वो इसके लिए हमें जानना जरूरी है। बच्चे के क्या अधिकार होंगे एडॉप्शन के पहले, एडॉप्शन के बाद में, पेरेंट्स के क्या अधिकार होंगे एडॉप्शन से पहले, एडॉप्शन के बाद में, ये पता होना जरूरी है। गार्जियनशिप, गार्जियनशिप का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का टेक केयर कौन करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का मरने के बाद या मरने से पहले या कुछ भी विल बनाते टाइम गार्जियनशिप के कंटेक्स्ट के अंदर प्रॉपर्टी का टेक केयर कौन करता है, इसलिए हमें गार्जियनशिप पढ़ना जरूरी है, गार्जियनशिप का कानून, ठीक है। फिर मेंटेनेंस का तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतने सारे केसेस मेंटेनेंस के इश्यूज में आते ही आते हैं। फिर सक्सेशन, ये भी हमारा सक्सेशन भी अपना प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इश्यू रहता है कि मरने के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, किसके नाम नहीं होगी। अच्छा, ये तो पैतृक संपत्ति है,
ये तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वगैरह 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 वगैरह। समझ रहे मेरी बात या नहीं? बिल्कुल समझ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ये बात। ठीक है, चलो अब सारी बातें साइड करते हुए हम अपने नोट्स को खोलते हैं। सभी लोगों को ये ओवरव्यू समझ में आ गया ना? ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू था बस। ठीक है, ये एक मेरा छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा नोट्स की तरफ अपना नजर मार लेते हैं कि हमारे को कानून क्या कहता है। ठीक है, चलिए ये नोट्स आपको पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। ये नोट्स आपको पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी साफ आ जाएगी। ये नोट्स आपको पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अंदर टोटल हमारे 30 सेक्शन है, 30 सेक्शन है, 30 सेक्शन है। ठीक है, और ये 6 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करा गया है। ये तो बेसिक बातें, ये तो बेसिक बातें, यहाँ बेरक खोल के देखोगे, ये कोई भी देख लेगा। ठीक है, बट ये तो बेसिक बेसिक बातें मैं पढ़ाने नहीं आया। ठीक है, हम मैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाने नहीं आया आपको। ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल क्या होता है, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। मैं एक ऐसी चीजें पढ़ाने आया हूं जो आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे को ये चीज तो आती होगी। ठीक है, आनी चाहिए, सॉरी आती नहीं होगी, आनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा अभी हमने क्या पढ़ा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, याद करते रहो साथ साथ। ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले डिवोर्स का कंसेप्ट होता था नहीं होता था, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ था कि 1955 से पहले एक ना हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस होती थी। कस्टमरी प्रैक्टिस मतलब एक हमारा तौर तरीका था। हाँ, हम लोग मानते थे ऐसा, हम जो लोग हिंदू थे वो लोग ऐसा करते थे, मानते थे, उनकी मान्यता थी। कस्टमरी प्रैक्टिस का मतलब होता है मान्यता। उनकी मान्यता थी कि अगर कोई हिंदू आदमी है, मेल पर्सन है, वो अनलिमिटेड वाइफ रख सकता है। ठीक है, वो अनलिमिटेड वाइफ रख सकता है कि अगर कोई हिंदू मेल पर्सन है तो वो अपने पास अनलिमिटेड वाइफ रख सकता है। ये पहले 1955 से पहले ये चलन हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि वहां पे ना कोई डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं होता था। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ डिवोर्स कि एक बारी लड़की जो है शादी करके आ गई है, बात खत्म, बात खत्म। उसके बाद आप नहीं जा सकते अपना रिश्ता आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते, आप मतलब रिश्ता नहीं तोड़ सकते, डिवोर्स नहीं ले सकते। समझ मेरी बात या नहीं? आपने देखा होगा ना कि राजा महाराजाओं की इतनी सारी बीवियां होती थी, शादियां होती थी। समझ मेरी बात? सभी लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी। तो इससे एक बात मेरे दिमाग में क्लियर हुई कि 1955 से पहले हमारे देश, हमारे इंडिया में डिवोर्स नाम का कोई कानून नहीं होता था। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको इंफसाइज करा गया और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कमेटी का गठन करा गया था। इन्होंने कमेटी का गठन करा, इन्होंने 4 कानून 1950 के अंदर पास करे। इन्होंने 4 कानून 1950 के अंदर पास करे। इन्होंने 4 कानून अपने 1950 के अंदर पास करे। पहला कानून था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सबको ये बात क्लियर हो गई? सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कमेटी का गठन करके ये कानून को अपना पेश करा था। फिर होते 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 1955 हो गया। ठीक है, 1955 में ये 4 कानून अपने पास करे भाई कि हमारे देश में हिंदुओं को गवर्न करने के लिए हिंदू को लोगों को कानून के उनके ऊपर एक कानून बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर फिर एक ये क्लॉज डाल दिया गया कि कोई भी हिंदू आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करा गया था पहले के टाइम पे, हिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम अपना बीतता गया, लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू करा कि हाँ यार ये चीज सही है, ये चीज सही है। तो धीरे धीरे टाइम चेंज होने लगा। फिर यहाँ पे ये कानून अपना सक्सेसफुल तरीके से अपना इंडिया के अंदर लागू हो गए थे। सभी लोगों के बात समझ में आ गई? पहली बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1955 से पहले कोई डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं होता था। हिंदुओं के पास अधिकार था, वो अनलिमिटेड वाइफ रख सकते थे। फिर उसके बाद 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 4 कानून अपने पास करे थे हिंदुओं के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट, हामा, और माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और अपना सक्सेशन एक्ट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल पता नहीं क्या होता है? सभी लोगों को प्रियम्बल के बारे में पता है? प्रियम्बल ना एक एसेंस होती है हमारी कोई भी कानून का। हर कानून का अपना प्रियम्बल होता है। एक प्रियम्बल पढ़ने से हमें आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है। क्या कह रहा है प्रियम्बल हमारा? प्रियम्बल हमारा कह रहा है
कि भाई ये जो कानून है ना, इस कानून को अमेंड एंड कोडिफाइड बाय द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, इस कानून को हम अमेंड कर सकते हैं। कोडिफाइड हमने बनाया हुआ है, ठीक है, कोडिफाइड हमने बनाया हुआ है मैरिज के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, इसको अगर अमेंड करना होगा टाइम के हिसाब से हम कर सकते हैं। और ये कानून हमारा क्या है, कोडिफाइड है, ये कानून हमारा क्या है, कोडिफाइड है, ठीक है। अब इस पूरे कानून को अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो हमें तीन चीजें पढ़नी आनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या, हिंदू का मतलब क्या है, मैरिज का मतलब क्या है, ये कानून इस हिंदुओं के लिए क्या कहता है, ये कानून मैरिज के लिए क्या कहता है। बस अगर ये तीन चीजें आपने पढ़ ली, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म। अब आप मेरे को बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको हिंदू का मतलब पता है, मैरिज का मतलब पता है और एक्ट का मतलब पता है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ कभी कभी ना भाई ये धोखा दे, ये कभी कभी कैमरा अपना फोकस चेंज कर देता है। हाँ ठीक है ना, कैमरा तो एक बार ही देख ले दो। ठीक है, चलो, लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, ठीक है। तो सबसे पहली बात हिंदुओं का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहली बात हिंदू का मतलब जानने के लिए जान लेते हैं कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन होते हैं। हमारे कानून के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे और याद करने के हिसाब से भी समझेंगे, और एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड करेगा उसके हिसाब से भी समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हिंदू कौन होते हैं, अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, अगर मैं क्लियर बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, पुराने जमाने में क्या मान्यता है, हिंदू वो लोग होते हैं जो अपना ये सिंधी नदी के पास रहते थे, उन लोगों को हम हिंदू मानते हैं। जो लोग सिंधी रिवर के तट पे रहते थे, एट द बैंक्स ऑफ द रिवर, उनको हम हिंदू मानते थे, ठीक है, हिंदू मानते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सिंधु रिवर की नदी के पास जो लोग रहते थे उनको तो सिंधु बोलना चाहिए था, हम क्या बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं। असली नाम तो सिंधु होना चाहिए क्योंकि सिंधी नदी है। देखो क्या होता था ना, जो वो ब्रिटिशर्स वगैरह होते थे ना, उनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थी, वो सा को हा बोलते थे, वो सा को हा बोलते थे, इसी वजह से वो सिंधु की जगह हिंदू हमें बुलाते थे, तो वो चलन चलता गया, हिंदू बोलने लगे तो हमने हिंदू ही नाम रख दिया था। क्लियर है मेरी बात, ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। तो हिंदू कौन होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से वो लोग जो अपना नदी के, सिंधी नदी के तट पे जो लोग रहते थे पहले के टाइम पे, उन लोगों को हिंदू बोले जाता था। तो पहले क्या क्या वर्ड याद करना है, सिंधी रिवर और हिंदू, सिंधी रिवर और हिंदू, ठीक है, ये भी चीज मुझे क्लियर हो गई। जितने भी लोग क्लास में है ना, सभी लोगों का चैट बॉक्स के अंदर प्रेजेंस बहुत जरूरी है, याद रखना, सभी लोग अपना चैट बॉक्स के अंदर जवाब बताते चलो, सभी लोग अपना चैट बॉक्स में जवाब बताते चलो। बस ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोलता रहूं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूं और आपके साइड से कोई भी क्लियर जवाब ना आए, प्लीज, ठीक है। चलिए, और ये ना हमारे हिंदुओं की एक मान्यता है, ये एक हमारी हिंदू की मान्यता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पे क्या होता है, ये मान्यता है कि एक ना वर्ड यूज किया जाता है ब्रह्म सत्यम। देखो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये मेरा मानना है कि अगर एग्जाम के अंदर हम ये थोड़ी बहुत बातें लिख देंगे तो एग्जामिनर हमसे खुश होगा, मेरे को आधा नंबर ज्यादा दे देगा। और आधा आधा नंबर अगर आपको मिलता रहा तो आप याद रखिएगा, आपका मेरिट पे नाम आने से कोई रोक नहीं सकता, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आए, ताकि आपके थोड़े दिमाग में क्लैरिटी आए कि गॉड अलोन इज रियल, कि भगवान केवल अपने आप में रियल है, बाकी सब अनरियल है, बाकी सब अनरियल है, ठीक है। भगवान अपने आप में बस एक रियल है, इंसान है, मतलब एक रियल चीज है, बाकी सब लोग क्या है, बाकी सब लोग अपना अनरियल है, ठीक है। तो यहां पे हमारे को इसको नाम क्या दिया, भ्रम सत्यम, द वर्ल्ड इज अनरियल, इसको नाम दिया है हमारे हिंदुओं में जगत मिथ्या, ठीक है। द सोल टेक्स रीबर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म, कि एक बार हमारी बॉडी की जब डेथ हो जाती है तो हमारी जो आत्मा है वो पुनर्जन्म लेती है, वो रीबर्थ लेती है, इसको हिंदुओं ने नाम दिया है पुनर्जन्म। ये सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, याद रखना, ये सारी चीजें हमारी कानून पढ़ने से जुड़ी हुई हैं, याद रखना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई आलतू फालतू की चीज आपको कभी नहीं कराऊंगा। दूसरी बात,
वन एंजॉय और सफर इन वन बर्थ बाय हिज ओन एक्ट्स, मतलब आप आज जो कर्म करोगे, अच्छे कर्म एंजॉय करोगे, बुरे कर्म सफर करोगे, वो आज के जन्म में ही करोगे। तो हिंदुओं ने इसका नाम दे रखा कर्म, कि आपके कर्मों के बेसिस पर डिफाइन होगा कि आपका जो बर्थ है वो आप उस बर्थ में एंजॉय करोगे या सफर करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। स्पिरिचुअल मेरिट्स गुड टू अदर्स, इसको बोलते हैं कि हमारे को मन में ये होना चाहिए कि सबके लिए अच्छा करना। इसका मतलब होता है परोपकार, इसका मतलब होता है परोपकार। कंसिस्ट इन डूइंग हार्म टू अदर्स, मतलब दूसरे के अगर आप अपना हार्म करोगे, मन में घृणा रखोगे, तो उसको बोलते हैं परपीडनम। ठीक है, चलो यही चीज होती है। तो ये ना ऐसे याद रखनी होती है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पुनर्जन्म, ठीक है, और अपना कर्म परोपकार परपीडनम। ब्रह्म सत्यम गॉड इज रियल, गॉड अपने आप में रियल है, और द वर्ल्ड इज अनरियल, जगत मिथ्या, और वन टेक्स रीबर्थ आफ्टर द डेथ, इसको पुनर्जन्म बोलते हैं। और वन हु एंजॉयज और सफर इन वन बर्थ, कर्म, और हैविंग गुड टू अदर्स, ठीक है, स्पिरिचुअल मेरिट्स गुड टू अदर्स परोपकार, और कंसिस्ट इन डूइंग हार्म टू अदर्स परपीडनम। याद हो गया? बताओ, मुश्किल लगा क्या? कुछ मुश्किल लगा? हुकुम सिंह कह रही है सर हमने तो स्कूल टाइमिंग में ये चीज को पढ़ा था। तो बढ़िया है, फिर तो पढ़ा था। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बात हमने पढ़ा 1955 से पहले हिंदुओं के ऊपर कोई भी डिवोर्स लॉ एप्लीकेबल होता नहीं था। हिंदू मेल अनलिमिटेड वाइफ अपने पास रख सकता था। फिर 1955 के बाद अपना कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 कानून पास करे थे, और हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट, सक्सेशन एक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि हिंदू कौन होते हैं, हु इज हिंदू। हिंदू वो लोग होते हैं जो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पे मैं बात करूं, पहले जमाने में माना जाता था हिंदू वो लोग हैं जो सिंधी नदी के पास रहते हैं, उनको हिंदू बोला जाता था। मैंने सा और हा का आपको पॉइंट भी बता दिया था। फिर हमने एक बात करा कि हिंदुओं का अपना मानना था कि अपने आप में भगवान रियल है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म सत्यम, और बाकी लोग पूरी दुनिया अनरियल है, जिसको बोलते हैं जगत मिथ्या। एक बारी कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका पुनर्जन्म होता है, ठीक है, दोबारा जन्म होता है, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। और इसके बाद हमने कहा था कि अगर आपको अपना एंजॉय करोगे या सफर करोगे, अपने इसी बर्थ पे करोगे, अपने कर्मों के बेसिस पे। फिर हमने कहा था स्पिरिचुअल मैरिट्स गुड टू अदर्स, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करा था? क्या वर्ड यूज करा था? हाँ, परोपकार। और किसी के लिए हार्म करोगे अदर्स को तो परपेडनम। ये शब्द याद हो गए? ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। कानून क्या कहता है हमारा हिंदुओं के लिए? कानून क्या कहता है? व्हाट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेज अबाउट द हु इज हिंदू? फर्स्ट थिंग, कोई भी बच्चा, भले ही वो लेजिटिमेट हो, भले ही वो इलेजिटिमेट हो, अगर उसके पेरेंट्स हिंदू है ना, तो वो बच्चा भी हिंदू है। एक बात याद हो गई? एक बात याद हो गई कि अगर कोई भी बच्चा, भले ही वो लेजिटिमेट है, भले ही वो इलेजिटिमेट है, उसके मां बाप हिंदू है ना, तो बच्चा भी हिंदू है। अब एक क्वेश्चन यहां पे छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, आगे बताऊंगा हालांकि वैसे ये बात, बट मैं भी छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही है। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, इन्होंने अपनी 4 दीवारी में एक दूसरे को वरमाला डाली, ठीक है, वरमाला डाली, इनके मानने से शादी हो गई भाई, इनके मानने से शादी हो गई। हाँ, कानून के मानने से क्या इनकी शादी हुई है? यस और नो में मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में, यस और नो में एक बार चैट बॉक्स में बताओ। कानून की नजर में क्या इन दोनों की शादी हुई है? क्या बताओ एक बार, मैं देख लेता हूं कितने लोग अपना हैं अभी क्लास में। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं बार बार, नहीं हुई है। कानून की नजर में इनकी शादी नहीं हुई है। चलो जी, बढ़िया बात है, कानून की नजर में इनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों के एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है, लो ये बच्चा है। अब ये बच्चा लेजिटिमेट बच्चा होगा या इलेजिटिमेट होगा? ये क्वेश्चन आता है। ये बच्चा लेजिटिमेट बच्चा होगा या इलेजिटिमेट बच्चा होगा? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, बताओ। है ना? देखो एक बात बताऊं आपको, सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट सीक्रेट बता रहा हूं, थोड़ा गौर से समझना। अब ये मत पूछना सर ऐसा क्यों है, क्या नहीं है, ये क्यों है, ठीक है, ये मत सोच, अपना दिमाग लगाना, ये बाद में बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। जब भी मैंने कहा था ये बातें बाद की होती है। कभी भी लड़का और लड़की के बीच में शादी हुई है ना, अब वो शादी वैलिड है या वॉइड है या वॉइडेबल है, इससे मैटर नहीं करता। शादी अगर लड़का और लड़की के बीच में हुई है ना, याद रखना मेरी बात, अगर शादी लड़का लड़की के बीच में हुई है तो हमेशा याद रखना बच्चा लेजिटिमेट होता है।
अरे लेजिटिमेट की स्पेलिंग ही भूल गया यार मैं तो, क्यों सी होती है? हाँ आप सोच रहे होंगे बताओ यार सर आपको लेजिटिमेट, यार कभी कभी दिमाग से ना स्पेलिंग निकल जाती है। ये मैंने सीक्रेट बताया आपको। अगर शादी हुई है, भले ही वो वैलिड शादी हो, भले ही वो वॉइड शादी हो, भले ही वो वॉइडेबल शादी, कुछ भी हो, इनवैलिड शादी, कुछ भी हो, अगर शादी हुई है ना और बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है, याद रखना हमेशा। अब ये क्यों माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता, ठीक है, अभी मत पूछना बस मुझसे, ठीक है, अभी मत पूछना मुझसे, बस समझ रहे हो, फिर मेरा दिमाग आप खा जाओगे बेवजह का, क्योंकि अभी तुमने वो वाला कानून पढ़ा नहीं है ना, ठीक है, वो वाला कानून भी तुमने पढ़ा नहीं है, पूरा कानून नहीं पढ़ा इसलिए। तो पहला पॉइंट, हु इज हिंदू, हु इज हिंदू के अंदर हमने पहली बात करी कि अगर बच्चा लेजिटिमेट बच्चा हो या इलेजिटिमेट बच्चा हो, अगर उसके मां बाप हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, याद हो गया सबको, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया जवाब देने लायक होगा, अपने आप को मान लोगे, धोखा तो नहीं दोगे ना मुझे कि सर ने पढ़ाया भी तब भी गलत करके आए हम तो, यार हम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा मत करना। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर पेरेंट्स हिंदू हैं, ये कैसे पता लगेगा? पेरेंट्स हिंदू हैं ये बात कैसे पता लगेगी? भाई ये तो दिमाग के ऊपर से जा रही है मेरे। अंकित तिवारी मैंने कहा था ना भाई, अभी वो वाली चीज मत पूछना, ठीक है, कौन सा कानून है, क्या है क्या नहीं है, अरे कौन सा कोई कानून नहीं है भैया, हिंदू मैरिज एक्ट में ये बात बता रखी है, ठीक है। चलो, तो अगर पेरेंट्स हिंदू है ये बात कैसे पता लगेगी सर? बच्चे का तो समझ में आ गया, बच्चा तो अपने माँ बाप के ऊपर से चल रहा है, माँ बाप हिंदू है, बच्चा लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट उससे मतलब नहीं है, बच्चा हिंदू होगा, ठीक है जी, ठीक है। अब ये बच्चा, ये माँ बाप हिंदू है, ये कैसे देखो, अगर माँ बाप को हिंदू कब माना जाता है? अगर माँ बाप क्या है, अगर माँ बाप क्या है, जैन है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो माँ बाप क्या माने जाएंगे? हिंदू माने जाएंगे, और वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे। माधुरी शर्मा इलेजिटिमेट बच्चा कौन सा होता है? लिव इन रिलेशनशिप वाले बच्चा अगर जन्म हुआ है वो इलेजिटिमेट है, बात खत्म। शादी जहां नहीं हुई है वो अपना इलेजिटिमेट बच्चा माना जाता है, याद रखना मेरी बात, जहां शादी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे कानून में ना यार बच्चों की लेजिटिमेसी के बारे में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है कि बेचारे बच्चे की क्या गलती, दो लोगों ने अपनी शादी ढंग से नहीं रचाई, उसमें जो बच्चे का जन्म हुआ उस बच्चे की क्या गलती, उस बच्चों को, ये गुब्बारे इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें एक फीचर लगा हुआ है कि अगर मैं दो उंगली करूंगा ना ऐसे तो गुब्बारे आएंगे, ठीक है, दो ऐसे उंगली करते हैं तो गुब्बारे आते हैं, इसमें फीचर है, कहीं आपको लगेगा ना कि गुब्बारे आ गए एकदम, ठीक है। ठीक है, समझ गया मेरे यार, वो अचानक कभी कभी हो जाता है, मेरी गलती नहीं है, वो ये डिटेक्ट कर लेता है अपने आप, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे कानून में ना बास्टर्डाइजेशन ऑफ द चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है भाई, हम बच्चे को तो लेजिटिमेट मानेंगे, बच्चे को हम ऐसे उसका भी अपना फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है, ऐसे तो यार उसकी बदनामी होगी बच्चे की, समझ मेरी बात। तो ये आगे चल के मैं आपको डिस्कशन इसके बारे में अच्छे से करूंगा, बट याद रखना जहां पे शादी नहीं होती है फिर बच्चे का जन्म होता है वो इलेजिटिमेट बच्चा होता है, जहां पे शादी होती है और बच्चे का जन्म होता है वो लेजिटिमेट बच्चा होता है। ये चीज हमेशा एक सीधे शब्दों में, सिंपल शब्दों में अपना याद रखिएगा, बाकी इसके एक्सेप्शंस भी हैं, टेक्निकलिटीज भी हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। माधुरी क्लियर हो गया? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? नहीं भाई दोबारा नहीं करते, ठीक है, क्लियर हो गया। माधुरी आपको मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं अभी हम। तो एक चीज हमें और याद हुई, हु इज हिंदू के अंदर दूसरा पॉइंट हमें क्या याद हुआ कि अगर बच्चे के माँ बाप, दोनों माँ बाप कह रहा हूं मैं, दोनों माँ बाप अगर हिंदू हैं बच्चा भी हिंदू माना जाएगा, बच्चा लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो डजंट मैटर, ठीक है, बच्चा इलेजिटिमेट हो लेजिटिमेट हो डजंट मैटर, ठीक है। पहली दूसरी बात क्या बताई हमने? दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? माँ बाप हिंदू कब माने जाएंगे? अगर माँ बाप जैन, सिख, बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं तो माँ बाप हिंदू हैं। याद रखना यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति हिंदू कब माना जाता है, वो अगर जैन कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को अगर फॉलो कर रहा है वो अपना हिंदू माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है मैंने, ये जो माधुरी का क्वेश्चन था ना, माधुरी क्लास में है क्या? ठीक है, हाँ उनको मैसेज आ गया। तो मैंने लिखा था इफ देयर इज नो मैरिज, अगर लड़का लड़की के बीच में शादी ही नहीं हुई है लेकिन बच्चे का जन्म हो गया है, तो ऐसे केस में वो जो बच्चा है वो हमेशा इलेजिटिमेट होगा। अगर शादी नहीं हुई है और बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा 100% इलेजिटिमेट माना जाएगा। ये क्लियर है कानून, ये बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा मत करिएगा, ठीक है। एक हमेशा दिमाग में, मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको जो आपके दिमाग में डाउट आने चाहिए वो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आगे चल के और पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। चलो
अभी तो हमने दोनों पेरेंट्स की बात करी कि अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो बच्चा भी हिंदू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं कि एक पेरेंट हिंदू है, दूसरा पेरेंट दूसरे धर्म का है। लड़का हिंदू है, लड़की दूसरे धर्म की है, या लड़का दूसरे धर्म का है, लड़की हिंदू है। दो, अब उस केस में बच्चे का जन्म हुआ, उस केस में बच्चे का जन्म हुआ। एक सेकंड रुकिएगा भाई। एक सेकंड, हाँ हेलो हेलो हेलो। उस केस में बच्चे का अपना जन्म हुआ। अब क्या होगा? अब ऐसे केस में यह देखा जाएगा कि मान लेते हैं कि जो फादर है, अबे यार, मान लेते हैं, अबे भाई हट जा, हाँ, ये जो फादर है वो अपना हिंदू है, जो मदर है वो अपना अदर रिलीजन की है, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि जो बच्चे का लालन पालन है, ब्रॉट अप एज हिंदू, बच्चे का लालन पालन कैसे करा गया है? क्या हिंदू धर्म की चीजें से सिखाई गई है बच्चे को, या अदर रिलीजन की चीजें बच्चे को सिखाई गई हैं? हो सकता है ना। तो बच्चे का लालन पालन देखा जाएगा, तो लालन पालन के लिए कानून, एग्जामिनर आपसे एक शब्द की डिमांड करेगा, कानून जो आपसे एक शब्द की डिमांड करेगा, ब्रॉट अप एज हिंदू, ब्रॉट अप एज हिंदू, हिंदू कि अगर चाइल्ड जो है ब्रॉट अप एज हिंदू हुआ है तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा, ठीक है। तो सच चाइल्ड इज कैटेगराइज एज हिंदू। सबको समझ में आ गई मेरी बात कि अगर बच्चा मम्मी अगर दूसरे धर्म की है या पापा दूसरे धर्म के हैं, और इनमें से या तो मम्मी अपना हिंदू है या पापा अपने हिंदू हैं, तब बच्चे का जन्म होता है। उस केस में क्या होता है? उस केस में यह देखा जाता है कि बच्चे का लालन पालन हिंदू धर्म से हुआ है या कोई अन्य धर्म से हुआ है। सबको क्लियर हो गया ना? सर अमित ने क्वेश्चन किया है, उसका जवाब दे दीजिए। अमित कहां है भाई? अमित अमित अमित। सर इसमें पंजाबी भी आएंगी या नहीं? पंजाबी मतलब हिंदी लैंग्वेज में होगी भाई, क्लासेस हिंदी इंग्लिश में होंगी, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। हर जगह ये तो लिखा था मैंने, पंजाबी आती नहीं ना यार मुझे। सर अगर दो ना, सर अगर दो नो सिखा सिखा होंगे तो सर, समझा नहीं। पंजाबी सिख भाई एक ही तो बात है। अरे भाई पंजाबी कौन होते हैं? जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं, बात ही खत्म। यार बहुत ही अजीब क्वेश्चन है तो। भाई एक बार बताओ, पंजाबी कौन होते हैं? वो अपने गुरुद्वारे में जाएंगे ना माथा टेकने, उनके भी तो सिख गुरु जो हैं पंजाबियों के अपने गॉड होंगे, सीधी सी बात है तो भाई उन्होंने तुम कोई भी टैग बोल लो, अगर कोई आदमी वो सिख है या कोई आदमी पंजाबी है, सिख भी अपने गुरुद्वारे जाएंगे, पंजाबी भी अपने गुरुद्वारे जाएंगे, तो दोनों लोग अपना सिख धर्म को ही तो फॉलो कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है ये तो भाई बड़े ही चलो कोई बात नहीं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे। चलो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। अगर इनमें से एक पेरेंट अपना हिंदू होगा, दूसरा पेरेंट नॉन हिंदू होगा, तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलेंगे? बच्चा कैसे लालन पालन हुआ है, चाइल्ड का ब्रॉटअप कैसे हुआ। ये ब्रॉटअप वर्ड याद रखना, ब्रॉटअप एज हिंदू का वर्ड याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी बात? चलो 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 चलो। अब एक क्वेश्चन आता है, एक इसी के साथ में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था जब मैंने एक क्वेश्चन आपके दिमाग आपके लिए क्रिएट करा। मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या आया कि मान लेते हैं कि एक पार्टी अपना मुस्लिम है, लड़का हो या लड़की हो, दूसरी पार्टी अपना हिंदू, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं? देखो मान लेते हैं लड़का अपना हिंदू है, लड़की अपना मुस्लिम है, ठीक है। तो क्या ये आपस में लड़का लड़की शादी रचा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, यस और नो। अंकित तिवारी जी, इसके बारे में आपको चर्चा होगी, इतना जल्दी आगे भागोगे, कॉम्प्लिकेशंस आपके खुद दिमाग में खुद पैदा होंगी। मैंने कहा है कि पहले मेरे को अपनी बात थोड़ी सी पूरी करने दो, केस लॉ के साथ बताऊंगा, ठीक है। तब आपके ये दिमाग में क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, थोड़ा सा 5 मिनट मांगूंगा, ज्यादा नहीं मांगूंगा। तो पहले बताओ, ये दोनों शादी कर सकते हैं? आंसर इज यस, ये दोनों अपना शादी रचा सकते हैं। कौन से कानून के तहत ये अपनी शादी रचाएंगे? कौन से कानून के तहत ये अपनी शादी रचाएंगे? देखो भाई, ये अपनी शादी रचाएंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। स्पेशल मैरिज एक्ट हमारा कहता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई धर्म दोनों पार्टीज के अलग अलग होते हैं, ठीक है, उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनकी शादी पॉसिबल है, और ये अपनी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही अपनी शादी को उनको मान्यता दी जाती है। रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जैसे एग्जांपल पे शाहरुख खान ने गौरी से शादी करी थी ना, पता है ना, शाहरुख खान ने गौरी से शादी करी थी। सीधा जागता जागता, ये सीधा जागता एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। अब यहां पे एक मैंने नोट बना के लिखा हुआ है कि मान लेते हैं
कि दोनों पार्टीज, अपना लड़का और लड़की, अपना लड़का और लड़की, मान लेते हैं दोनों हिंदू धर्म के हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के तहत शादी करना नहीं चाहते। लड़का और लड़की अपना दोनों हिंदू धर्म के हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के तहत अपनी शादी करना नहीं चाहते। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना में बताना, अपना बिना आंसर देगा। भाई तुम लोग चीटिंग कर लोगे, मैं अपना छुपा लेता हूं। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, मेरे को एक बार बताओ। लड़का और लड़की अपना हिंदू धर्म के हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के तहत शादी नहीं करना चाहते, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। आपको जो भी धर्म में शादी नहीं करो, तो आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट एप्लीकेबल। आप जो है कौन से कानून के तहत शादी रचा सकते हो? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रचा सकते हो। पहली बात, हिंदू लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन देम, दे आर गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। इनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी रचाई है ना अपनी, इसीलिए। हिंदू से करते तो हिंदू वाले हिंदू सक्सेशन लगता। अब तुम भाई बाहर कानून पे से शादी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पे भारी कानून लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। लॉजिकली क्लियर हो गया? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया ना? ठीक है। हिंदू वाले हो, हिंदू शादी, हिंदू हो दोनों, हिंदू शादी रचा रहे हो, हिंदू कानून लगेगा। हिंदू हो दोनों, दूसरे कानून में शादी कर रहे हो, दूसरे स्पेशल मैरिज से कर रहे हो, तो हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सीधा रूल है ये। और अगर एक हिंदू और एक अपना दूसरी पार्टी है, जैसे कि इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है। एग्जाम्पल में SRK ने जब गौरी से शादी करी, तो सीधा एग्जाम्पल है। ठीक है जी। इसके लिए केस आता है, इसके लिए हमारा केस आता है, माइना बीवी वर्सेस ओट्रम। माइना बीवी वर्सेस ओट्रम 1861 का। इसमें क्या था? एक ना लड़की थी, मैं आपको पहले से ओरली बता देता हूं। हमें ना याद रखना, ये कहानी नहीं लिखनी होती पेपर में, ये आप लोगों के लिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करने के लिए कहानी लिख के आया हूं। ठीक है, फैक्ट्स, फैक्ट्स जिसे कहते हैं। एक लड़की थी, वो लड़की हिंदू थी, लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया था। फिर लड़की जो है अपने एक आदमी के साथ रहने लगी। वो आदमी था क्रिश्चियन। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक लड़की थी जो कि हिंदू थी, शादीशुदा थी, उसने अपने पति को डेजर्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर वो लड़की जो है एक क्रिश्चियन आदमी के साथ रहने लगी। उनके, ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? उनके फिर जो क्रिश्चियन आदमी था और वो जो लड़की थी, जो महिला थी, शादीशुदा महिला, लेकिन किसी और से। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब इस केस में उनके दो बच्चे का जन्म हुआ। किसके बीच में? एक तो क्रिश्चियन लड़का और एक हिंदू लड़की। क्लियर है मेरी बात? और ये हिंदू लड़की है, क्योंकि शादीशुदा तो किसी और से है ना, इसने अपने पति को डेजर्ट कर दिया था। डेजर्ट मतलब छोड़ना, त्यागना। क्लियर है? यहां तक कहानी सबको क्लियर है? फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए भाई। जिस बच्चे को फैक्ट्स क्लियर नहीं है ना, बहुत मुश्किल आएगी इसको। क्लास में ध्यान देना है पूरा, आपको क्लास में ध्यान बिल्कुल देना है, कहीं और इधर उधर ध्यान अपना हटा लगाना मत। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन यहां पे आ गया कि विच सक्सेशन एक्ट विल बी एप्लीकेबल, आइदर हिंदू और आइदर अनदर लॉ। आइदर हिंदू और अनदर लॉ। बहुत डांट खाओगे अगर तुम लोगों ने ध्यान से अपने क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया तो। याद रखना मेरी बात, सभी लोगों को क्वेश्चंस के जवाब मेरे टाइम टू टाइम चैट बॉक्स में देने पड़ेंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आ रहा है तो भी दो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तब भी दो। मुझे पता तो लगेगा ना कौन बच्चा गलत समझ रहा है क्वेश्चंस को, कौन बच्चा सही समझ रहा है। समझ गए मेरी बात? जितने भी क्लास में बच्चे होंगे, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कहीं आप लोग बस जो चीज तुम्हें फेवरिज्म में तुम्हारे को लग रही है, बस तुम वो चीज सीखोगे, बाकी चीज को बोलोगे अरे फड़ में जाए, सर को बोलना है बोलते रहने दो, हम तो आंसर का जवाब देंगे नहीं। नहीं, मेरे को एक एक बच्चे का हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ परफेक्ट चाहिए। माइंड में एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वो जब ही होगा जब आपकी प्रेजेंस, भाई देखो मैं भी इतना एफर्ट डाल रहा हूं तो आपको भी डालना पड़ेगा। दोनों के एफर्ट से ही दिमाग में क्लैरिटी आएगी, वरना तो आधी दुनिया क्या पढ़ा रही है हमें भी नहीं पता। ठीक है, माइना बीबी क्या पढ़ा, माइना बीबी कह रहा हूं, इसने बोला ना आधी दुनिया क्या पढ़ा रही है हमें भी नहीं पता। याद रखना, आधी दुनिया बस आपको ऊपर ऊपर से कहेगी बच्चों ये बेरेक्ट होता है, ये सेक्शन होता है, सेक्शन 5 ये है, सेक्शन 3 ये है, काम खत्म बच्चों, बस ये पढ़ लो। आगे की आगे पीछे का मतलब कुछ नहीं होता टीचर को। ठीक है, उन्होंने बस पागल बनाना है। याद रखना मेरी बात। अब आपके ऊपर है पागल किससे बनना है किससे नहीं बनना। चलो मुद्दे पे आते हैं हम। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ओट्राम, माइना बीबी वर्सेस ओट्राम का केस हमें एक बार बता दीजिए। देखो सिंपल सा बात है यहाँ पे, एक मैं बता देता हूँ, स्पेस चाहिए मेरे को थोड़ी। हाँ चलो, एक लड़की थी, लड़की क्या एक वाइफ थी। ठीक है, एक वाइफ थी, अपने पति को छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, डेजर्ट कर दिया। अब ये पत्नी, ये लड़की अपना वाइफ हो गई, अपनी अकेली हो गई। ठीक है,
ये वाइफ एक लड़के के साथ रहने लगी। ये लड़का कौन था? क्रिश्चियन था। ठीक है, तो अब ये लड़का और ये वाइफ ये अपना साथ रहने लगे। इनके फिर अपना 2 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है, 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अब ये जो 2 बच्चे हैं इनके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा या इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया, सबको फैक्ट्स क्लियर हो गए ना कि यहां पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा या हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। ठीक है, अब इस बात को डील करने के लिए माइना बीबी वर्सेस ओट्राम 1861 का केस सामने आया, जो एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनर के लिए, और हमारे लिए मेंस के अंदर यह बात को लिखने के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर इसी बात पे। यहां पे मैंने आपको इसका आंसर लिखा हुआ क्लियर तौर पे। इसका आंसर है इट वाज हेल्ड दैट, अगर मान लेते हैं कि जो क्रिश्चियन है उसकी डेथ हो जाती, अगर मान लेते हैं कि क्रिश्चियन की अगर डेथ हो जाती, बच्चे का पालन कौन करता? मां करती। बच्चों का अपना लालन पालन कौन करता? ठीक है, मां करती। ठीक है भाई, तो अगर फीमेल के पास बच्चे रहते, लालन पालन मां करती, इसीलिए हम बच्चों को क्या मानेंगे? हिंदू मानेंगे। हम बच्चों को क्या मानेंगे? हिंदू मानेंगे। और इनके ऊपर कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा? हिंदू कानून एप्लीकेबल होगा। समझ में आई मेरी बात? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मोक्षता कह रही है कि सर मान लेते हैं कि अगर डेथ क्रिश्चियन की नहीं होती तो अपना सिंपल कंसेप्ट है ना, ब्रॉटअप एज हिंदू करा या नहीं करा, ब्रॉटअप एज हिंदू करा या नहीं करा, बात ही करो। क्योंकि क्या हुआ था ना, माइना बीवी ओट्राम के केस में ना ब्रॉटअप वाला क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था। ब्रॉटअप किस बच्चे का लालन पालन कैसे हुआ है, ब्रॉटअप कैसे हुए हैं, क्रिश्चियन धर्म से हुए, हिंदू धर्म से हुए, ये क्वेश्चन आया नहीं था। क्वेश्चन ये आया था कि मान लेते हैं कि अगर ये भी क्रिश्चियन ना मरने वाला था, मर चुका था। ठीक है, समझ मेरी बात? क्रिश्चियन जो है मरने वाला था, मर चुका था इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केस के अंदर। इसीलिए क्वेश्चन यहां पे आया कि क्रिश्चियन की डेथ के बाद बच्चों का पालन किसने करा? महिला ने करा। महिला क्या है? हिंदू है। और महिला ने अपने बच्चों के अंदर गुण कौन से डाले? हिंदुओं के डाले, तो बच्चे को क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। ये पॉइंट था, ये फैक्ट थे। अब बताओ किस किस के क्या डाउट आए, एक बार बता दो। अमित ने कहा सर ब्रॉटअप देखा जाएगा। बिल्कुल अमित, आप इसको ब्रॉटअप भी समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कोर्ट के अंदर ये कोर्ट ने ये बोला था कि अगर क्रिश्चियन की डेथ हो गई या हो जाती तो ऐसे केस में बच्चे का लालन पालन कौन करता? महिला करती। महिला क्या है? हिंदू है, तो बच्चों को हम क्या मानेंगे? हिंदू मानेंगे। बच्चों के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले तो बताओ जल्दी जल्दी। समर्थ क्लियर हो गया? मोक्षता कह रही सर मुझे क्लियर हो गया। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सभी लोग प्लीज एक बार एक्नॉलेजमेंट मुझे दे दीजिए, सभी लोगों को क्लियर हो गया है नहीं हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। तो माइना बीबी वर्सेस ओट्राम का केस मैं कब अपना कब डील करूंगा? अगर यहां पे क्वेश्चन अराइज होगा कि एक पेरेंट नॉन हिंदू है, एक पेरेंट हिंदू है, उनके बीच में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा हिंदू होगा या नहीं होगा, यह चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं माइना बीबी वर्सेस ओट्राम का केस को अपना आंसर शीट में रेफर करूंगा। समझ में आ गया ना कि माइना बीबी वर्सेस ओट्राम का केस हमें कब रेफर करना है? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं भैया आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के आगे 1966 में, सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन आया था कि भाई हम ना कुछ लोग हैं, कुछ लोग इन द सेंस बहुत सारे लोग हैं जो स्वामी नारायण जी को अपना फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वामी नारायण जी को अपना फॉलो करते हैं, और यहां पे क्वेश्चन आया कि जो लोग अपना स्वामी नारायण जी को फॉलो करते हैं क्या वो हिंदू हैं? क्या वो हिंदू माने जाएंगे? जो लोग स्वामी नारायण जी को अपना फॉलो करते हैं वो लोग हिंदू माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना 1966 में जजमेंट दिया। पहले केस का नाम याद कर लो, यज्ञा पुरुष दास वर्सेस मूलदास बुदरदास वैश्य 1966 सुप्रीम कोर्ट। ये अपना जजमेंट है। यज्ञा पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास बुदरदास वैश्य 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला कि मान लेते हैं जो लोग अपना फॉलो करते हैं ना स्वामी नारायण जी को, इनको सत्संगी भी बोलते हैं, इनको ब्राह्मी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो स्वामी नारायण जी को फॉलो करते हैं ना, इनको सत्संगी भी बोलते हैं, ब्राह्मी भी बोलते हैं, और इनको सहजानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों को सहजानंद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा मेरी बात, इन्हें सहजानंद के नाम से भी जाना जाता है। कोई लोग जानते हैं इस बारे में?
क्या आप में से कोई जानता है इन चीजों के बारे में या नहीं? एक बार मुझे बताओ, क्या आप में से इस चीज के बारे में कोई जानता है क्या? ये स्वामी नारायण जी को सत्संगी, ब्राह्मी, सहजानंद के नाम से जानते हैं, ठीक है? अच्छा, मोक्षता कह रही है सर मैं जानती हूँ, ओके वेरी नाइस, ठीक है, बट ऐसा होता है भाई, तो आप मानो या ना मानो ऐसा होता है। तब यहां पे क्वेश्चन आया कि बेचारे इन लोगों क्या, जो लोग सहजानंद हैं या सत्संगी हैं या ब्राह्मी हैं या जो स्वामी नारायण जी को अपना फॉलो करते हैं, वो लोग अपना हिंदू हैं या नहीं है? तो ऐसे ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के आगे आया, ये क्वेश्चन अपना सुप्रीम कोर्ट के आगे आया। पीपल फॉलोइंग स्वामी नारायण आर हिंदू गवर्न बाय एनी अदर लॉ, क्या वो हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, एनी अदर लॉ के लिए गवर्न होंगे? अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्वामी नारायण वर आल्सो हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अपना रिसर्च करने के बाद, बहसबाजी होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्वामी नारायण जी जो थे वो कौन थे? हिंदू थे। एंड जो लोग स्वामी नारायण जी को फॉलो कर रहे हैं वो भी हिंदू माने जाएंगे, एंड उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? वेरी नाइस मोक्षदा, वेरी नाइस। तो आपको इस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहली बात, स्वामी नारायण जी जो थे वो हिंदू थे, जो लोग अपना स्वामी नारायण जी को फॉलो करते हैं वो भी हिंदू है और उनके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, बात खत्म। और यहां पे एक बात और याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्वामी नारायण जी अपना क्या माने जाते हैं? स्वामी नारायण जी अपना रिफॉर्म्ड सेट ऑफ हिंदूज के नाम से जाने जाते हैं, रिफॉर्म सेट ऑफ हिंदूज के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ये आ जाता है। तो एक बात और पता लगी मुझे स्वामी नारायण जी के बारे में कि स्वामी नारायण जी अपना को जो लोग फॉलो करते हैं, सत्संगी, ब्राह्मी, सहजानंद, ठीक है, ये लोग स्वामी नारायण जी को अगर फॉलो करते हैं ये भी अपना हिंदू माने जाएंगे और इनके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। और स्वामी नारायण जी आर द रिफॉर्म्ड सेट ऑफ हिंदू, रिफॉर्म सेट ऑफ हिंदू। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, पॉइंट्स को याद करेंगे, उतना ज्यादा हमें चीजों को याद करने में आसानी होगी। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, डेली रिवीजन करनी है। क्लास के 20 मिनट पहले और रात को सोने से 20 मिनट पहले आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी बार बार। जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे उतनी बार आपके दिमाग में छप जाएगा। याद रखना, आपको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं होगी, आप आंखें बंद करती आपके नोट्स जो है ना दिमाग में छप जाएंगे कि अच्छा सर ने पेज नंबर 1 में ये कराया था, पेज नंबर 2 में ये कराया था। आप खुद ही अपने दिमाग में नोट्स को रिवाइज करने लग जाओगे। ये मेरा चैलेंज है। थोड़ी सी मेरी बात मान लो यार, 10 दिन 15 दिन करके देख लो, मेरी बात मान लेना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। तो 10-15 दिन मेरी बात मान लो प्लीज, इतना मान लेना बस, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि स्वामी नारायण जी को तो हमने स्वामी नारायण जी को तो हमने रिफॉर्म सेट ऑफ अपना हिंदू अपना मान लिया, ठीक है। ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म या ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म के नाम से क्या है? अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर मान लेते हैं कि बच्चा हिंदू कब माना जाएगा, उसके अगर माँ बाप हिंदू होंगे। माँ बाप हिंदू कब माने जाएंगे? अगर माँ बाप जैन, सिख, बौद्ध को अगर फॉलो करते हैं, माँ बाप हिंदू माने जाएंगे। तो इससे में क्या पता लगा? ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म क्या हुई? जैन, सिख, बौद्ध, जैन, सिख, बौद्ध, हमारी क्या हुई? ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म, ऑफ शूट्स ऑफ हिंदुइज्म। क्लियर हो गई मेरी बात? ये दोनों में से कुछ भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि अच्छा बताओ ऑफ शूट्स ऑफ हिंदुइज्म क्या होता है, उसका मतलब है ब्रांचेस बताओ, या डायरेक्ट पूछ लेगा ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म क्या होता है, तब आपको बताना है जैन, सिख, बौद्ध, बात खत्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हमें करना ही नहीं है। क्लियर है ना मेरी बात? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारे सेक्शन नंबर 2 के अंदर इस चीजें बता रखी हैं, अभी आपको पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा। अभी बस आपको मैं फैमिलियर करा रहा हूं कि जब आप बेरक पढ़ोगे ना, आपको डर ना लगे, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है बेरक में, आपको डर महसूस ना हो। आपको ऑलरेडी चीजें धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अंकित तिवारी, आपका जो क्वेश्चन था पहले कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ, अगर हिंदू नहीं मुस्लिम हुए, मुस्लिम नहीं हिंदू हुए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा टाइम के बाद और, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं जो लोग अपना मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो नहीं करते, क्रिश्चियन कम्युनिटी को फॉलो नहीं करते, पारसी कम्युनिटी को फॉलो नहीं करते, ज्यू कम्युनिटी को फॉलो नहीं करते, वो भी क्या माने जाएंगे? हिंदू माने जाएंगे। वो भी अपने क्या माने जाएंगे? हिंदू माने जाएंगे। इससे एक बात पता लगी, हिंदू के अलावा जो बाकी धर्म है, अगर मैं जो है, अगर कोर्ट में एक बात प्रूव हो गई कि मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करता, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं करता, मैं जीव धर्म को फॉलो नहीं करता, मैं पारसी धर्म को फॉलो नहीं करता, बचा क्या? बचा क्या? हिंदू बचा। तो मैं हिंदू माना जाऊंगा, बात खत्म। मैं क्या माना जाऊंगा? हिंदू माना जाऊंगा। एक लॉजिकली समझ लेना मेरी बात को। क्लियर है मेरी बात?
अगर मैं मुस्लिम धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, जीव धर्म को, पारसी धर्म को फॉलो नहीं करता, कोर्ट में ये बात प्रूव हो गई, तो बच्चा क्या, तो कोर्ट एज्यूम कर लेगा मैं क्या करता हूं फॉलो, फिर हिंदू को फॉलो करता हूं, मैं क्या फॉलो करता हूं, हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, ये एज्यूम कर लिया जाएगा। बट ये पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये कोई थप्पा नहीं है कि हाँ भैया ऐसे ही होता है, ये कोई थप्पा नहीं है। कोर्ट में ये बात जाएगी, कोर्ट में ये बात प्रूव होगी, कोर्ट इसे डिक्लेयर करेगा। क्लियर है मेरी बात? बट ये कानून में बात लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करता, पारसी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं करता, पारसी को नहीं करता, जीव को नहीं करता, तो वो क्या माना जाएगा अपना, वो अपना हिंदू माना जाएगा। ये एज्यूम है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि भैया जहां पे हालात ऐसे हो गए कि बंदा क्या है यार, ये क्या माने से हम, ऐसी सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन में ये रूल लगाया जाता है। जैसे कि एक केस आया था राजकुमार वर्सेस बारबेरा का केस है, राजकुमार वर्सेस बारबेरा का केस है, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है। हाँ बिल्कुल समझ, बिल्कुल बोला जाता है इन्हें, बिल्कुल बोला जाता है इन्हें, बिल्कुल समझ, आपने सही बोला है, इन्हें ये बोला जाता है। ठीक है, तो एक हमारा केस है राजकुमार वर्सेस बारबेरा। इसमें क्या था, मम्मी पापा क्या थे, रुक जाओ, फादर थे अपने हिंदू, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ फादर थे अपने हिंदू और मदर थी अपनी क्रिश्चियन। यानी कि हमें समझ में आया फादर अपना क्या क्या, फादर थे अपने हिंदू और मदर थी अपना क्रिश्चियन। उनके और इन दोनों के बीच अपने एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ, फादर हिंदू थे और मदर क्रिश्चियन थी, और इन दोनों में से एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, अब इस केस में क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भैया ये बच्चा अपना हिंदू है या क्रिश्चियन है। आप पहले बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप पहले इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। बच्चा हिंदू है या नहीं है, ये बात हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अभी जो मैंने आपको इतनी मेहनत से चीज सिखाई है, बताओ प्लीज, प्लीज बताओ बच्चे का हिंदू धर्म है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या क्या चीज हमें फॉलोअप करनी पड़ती है। पहली मैंने आपको चीज बताई थी कि बच्चे का ब्रॉटअप, लालन पालन देखा जाएगा। सॉरी, मैंने बताया था कि पहले पेरेंट्स को चेक करा जाएगा, पेरेंट्स हिंदू है तो बच्चा हिंदू है। पेरेंट्स हिंदू कब माने जाएंगे, अगर पेरेंट्स जैन सिख बौद्ध हैं तो माना जाएगा दोनों पेरेंट्स। अब यहां पे सिचुएशन क्या आ गई, एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट नॉन हिंदू है। इस सिचुएशन में क्या कहा था, बच्चे का लालन पालन चेक करा जाएगा कि बच्चे का लालन पालन किस हिसाब से करा, हिंदू धर्म से करा तो बच्चे को हिंदू डिक्लेयर कर देंगे, हाँ है ना। बट 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 ये क्वेश्चन आया कि इन दिस केस नो फैक्ट्स विल बी फाउंड दैट द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज हिंदू और क्रिश्चियन। भैया कोई भी फैक्ट नहीं आए इस केस में, कोर्ट के सामने एक भी फैक्ट ऐसा नहीं था जिसे ये प्रूव होता हो बच्चे का लालन पालन हिंदू धर्म से करा हो, बच्चे का लालन पालन क्रिश्चियन धर्म से करा हो, बच्चे का लालन पालन किसी और धर्म से करा हो। अब बताओ क्या करोगे। आप जज की चेयर पे बैठे हुए हो, मैजिस्ट्रेट की चेयर पे बैठे हुए हो, तो आपके सामने ये अपना सिचुएशन आ गई, आप कह रहे हो ना ब्रॉटअप, अरे भैया फैक्ट ही शो नहीं हो रहा। फादर से पूछ रहे हैं बच्चे को तुमने हिंदू धर्म से पाला है, फादर कहता है मुझे नहीं पता। मदर कह रही है आपने क्रिश्चियन धर्म से पाला है, मदर कह रही है मुझे भी नहीं पता। अरे तुम दोनों में से कोई ये तो बता दो कि बच्चे को तुमने लालन पालन कौन से धर्म से करा है, जी हमें नहीं पता। आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे, है ना प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। यही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन राजकुमार वर्सेस बारबेरा के केस में आई थी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने अपना दिमाग लगाते हुए, अमित कह रहे हैं देन हिंदू लॉ विल बी प्रिवेल। भाई ये कैसे कर दोगे तुम, ये कैसे प्रिज्यूम क्यों कर लोगे यार, हमारे को दिमाग लगाना है, एग्जामिनर को हमें यार एक्सप्लेन करना है, हमें एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना होगा ये पॉइंट कि इस केस में हम ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि हम बच्चे को क्या मानेंगे, हिंदू मानेंगे। क्यों हिंदू मानेंगे ये भी बताना है, प्रिज्यूम विज्यूम नहीं करना भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, प्रिज्यूम नहीं करना होता भाई। आपके पास मैंने अभी तुम्हें सिखाई तो है कि हाँ कोर्ट में ये प्रूव हो गया बच्चा मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करता, कोर्ट में ये प्रूव हो गया बच्चा क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं करता, कोर्ट में ये प्रूव हो गया बच्चा पारसी धर्म को फॉलो नहीं करता, कोर्ट में ये प्रूव हो गया बच्चा जीव धर्म को फॉलो नहीं करता, बच्चा क्या हिंदू, बच्चा क्या हिंदू। तो ऐसे केस में कोई भी इंसान मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन पारसी जीव को अगर अपना फॉलो नहीं करता, ऐसे लोगों को अभी मैंने सिखाया आपको, ऐसे लोगों को भी हम क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं। सिखाया है ना अभी तुम्हें मैंने, ऐसे लोगों को भी हम क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं, अभी सिखाया मैंने तुम लोगों को। तो इसी केस में बच्चे को क्या कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, बेटा तुम हिंदू हो। ठीक है, तो प्रिज्यूम नहीं करना हमें, हमारे पे रूल है तो सही है, तो हम प्रिज्यूम क्यों करें जब हमारे पे सीधे तौर पे बेरक में ये बात लिखी हुई है, तो हम प्रिज्यूम क्यों करेंगे। समझ रहे मेरी बात, इसको प्रिज्यूम नहीं बोला, ये बोला है कि ये भी एक तरह से हिंदू होते हैं, ऐसे लोग भी हिंदू होते हैं जो मुस्लिम नहीं है,
क्रिश्चियन नहीं है, जीव नहीं है, पारसी नहीं है, उनको भी हम हिंदू बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात सभी लोगों को? पॉइंट में क्लियर हो गया? सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त। और याद रखना ये जो रूल है ना, जो मैंने आपको कहा है कि जो लोग मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जीव नहीं है, पारसी नहीं है, वो अपना हिंदू होंगे, ये इतना थप्पे वाली बात नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट अ जनरल रूल। जनरल रूल नहीं है, ये मैटर ऑफ एविडेंस है। पहले आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट में ये फैक्ट आएंगे कि जैसा साहब हमें पता नहीं लग पा रहा कि ये हिंदू है या कोई और धर्म का है, तब कोर्ट अपना दिमाग लगाएगा। अच्छा पहले कोर्ट में ये प्रूव करिए मुस्लिम धर्म आप फॉलो करते नहीं करते, क्रिश्चियन करते नहीं करते, जीव करते नहीं करते, पारसी करते नहीं करते, तब जाके कोर्ट डिक्लेयर करेगा आपको हिंदू। तो ये मैटर ऑफ एविडेंस है, रूल ऑफ जनरल रूल नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? ये मैटर ऑफ एविडेंस है, इट इज नॉट अ जनरल रूल। तो इसका मतलब है आपको कोर्ट में ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। कोर्ट डिसाइड करेगा ये, इट विल डिसाइड बाय द कोर्ट विद द मीन टाइम। ठीक है, चलो कल की क्लास में हम कन्वर्जन, रिकन्वर्जन और आगे की कहानी को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। आज की क्लास में चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कितने लोग अपना क्लास में आज एंजॉय करा, समझ में आया? कितने लोगों को आज की क्लास में मजा आया? ठीक है, चलो कल भी हमारी क्लास होगी सुबह 11 बजे, परसों भी हमारी क्लास होगी सुबह 11 बजे, 3 फ्री लाइव क्लासेस है ना। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिसके कोई भी डाउट्स होंगे ना, जिसके कोई भी डाउट्स होंगे वो देख लेंगे, बाकी तो आप साथ साथ अपने डाउट्स पूछ ही रहे हो। ठीक है, चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपको ये फ्री नोट्स अपने अवेलेबल हैं पोर्टल के ऊपर। ऐसे ही 2 नोट्स और अपने 2 क्लासेस के जो नोट्स आएंगे वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो उसके बाद अपना बैच ज्वाइन कर चुके होंगे फिर अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।